Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to Infinity Academy. हमने पिछले सेशन में बात की थी रिलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। हमारा जो रिलॉजिकल बिहेवियर फ्लूइड का था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। लाइक किस तरीके से अलग-अलग तरीके के फ्लूइड अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। तो कितना उनमें डिफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से विस्कोसिटी में वेरिएशन आता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। हमने डिस्कस की थी पावर लॉ, फर्स्ट पावर लॉ, सेकंड पावर लॉ, न्यूटन्स लॉ भी हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखे थे, जिसमें से हमने न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, रियल, आइडियल, रिजिड सारे तरीके के फ्लूइड्स देख लिए थे और काफी डिटेल में और डीप में हमने सारी चीजें समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पिछले सेशन तक जो भी चीजें हमने कवर की हैं वो आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वो तो आपको मैंने पहले भी बोला है कि यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। नेक्स्ट अब हम शुरू करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जो कि है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होने वाला है आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की मैं बात करूं तो बेसिकली टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, है ना। तो इसमें हम चार चीजें समझेंगे। पहला आपका कंप्रेसिबिलिटी हम समझेंगे, दूसरा हम सरफेस टेंशन कंप्रेसिबिलिटी समझेंगे, दूसरा हम बल्क मॉडुलस समझेंगे, तीसरा हम वेपर प्रेशर समझेंगे और चौथा हम कैविटेशन समझेंगे। तो टोटल चार चीजें हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, कैविटेशन और वेपर प्रेशर, है ना। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करूं तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास ये क्यूब है, इस क्यूब को अगर मैं कंप्रेस कर, अभी देखिए मैं इस क्यूब को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चारों तरफ से इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहा हूं, पर ये जो क्यूब है वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो क्यूब है ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, काफी कम है। अगर यहीं पे मैं किसी पेपर की बात करूं, अगर मैं पेपर लेता हूं, ये मेरे पास पेपर है और इस पे जब मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ कंप्रेसिव फोर्सेस, तो ये देखिए कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, इसको मैं कंप्रेस कर पा रहा हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी मुझे क्या समझ में आ रहा है, ईज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमेना क्या क्या बोलता है हमें, कि कितनी आसानी से किसी चीज को आप कंप्रेस कर पा रहे हो, है ना। अगर कोई चीज बड़ी है और उस पर आप चारों तरफ से फोर्सेस लगा रहे हो, तो वो जो उसकी वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम में जो रिडक्शन हो रहा है, दिस इज नोन एज योर कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि जब मेरे कंप्रेशन लगाने के बाद वॉल्यूम में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जो उस स्ट्रेन को लाने के लिए चारों डायरेक्शन से जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वैसे तो आपने सोम में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो आपका होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपकी वॉल्यूम में जो चेंज आया है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर मैंने चारों डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाई की। आई हैव अप्लाइड द फोर्सेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होके इतना हो गया। ठीक है, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया, अगर मैं इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको डिनोट कर रहा था V1 से, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है V2, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि जो आपका V1 था वो बड़ा था और V2 छोटा है। तो किसी भी जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर से जब आप किसी बड़े नंबर को माइनस करते हो तो रिजल्ट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, नेगेटिव। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके अलावा डेल पी यानी कि चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर से क्या मतलब है कि जब जैसे आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल या फ्लूइड एलिमेंट है, इसके ऊपर पहले से कोई प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर जब मैंने इस पे फोर्स लगाई तो उसका प्रेशर जो होगा वो अब चेंज हो जाएगा। तो जो मैंने फोर्स लगाई माइनस जो उसका पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर डेल पी। तो आपको चेंज इन प्रेशर भी समझ में आ गया होगा। चेंज इन प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो आपका जो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम चेंज इन प्रेशर भी लिख लें तो चेंज इन प्रेशर आपका होगा डेल पी इक्वल्स टू
P2 माइनस P1, ठीक है। यहाँ पे जो P2 होने वाला है वो आपका अप्लाइड स्ट्रेस होने वाला है, और जो आपका P1 होने वाला है वो P एटमॉस्फेरिक के बराबर होने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एटमॉस्फेरिक के बराबर हो, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है जनरल केसेस में, ठीक है। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्लियर है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कितनी आसानी से किसी चीज को मैं दबा के उसकी वॉल्यूम को कम कर पाता हूँ। जितनी आसानी से किसी भी चीज को दबा के मैं उसकी वॉल्यूम को कम कर पाऊंगा तो मैं बोल दूंगा कि वो चीज उतनी ज्यादा कंप्रेसिबल है। और यहीं पे इसका एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें आया, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम आई डिवाइडेड बाय जो भी हमने उसमें प्रेशर चेंज किया। तो प्रेशर चेंज करने में जितना वॉल्यूम में चेंज आया, यही फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आपका कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब कंप्रेसिबिलिटी का मुझे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा डेंसिटी के साथ। अगर मैंने कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशनशिप डेंसिटी के साथ स्टैब्लिश कर दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैं प्रेशर और डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता हूं, और अगर मैंने कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रेशर को चेंज करने से कितना आपका कंप्रेसिबिलिटी में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, मुझे पता है कि मेरा कोई भी मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मान लीजिए ये फ्लूइड एलिमेंट है और इसका कुछ मास m1 है, तो अगर मैं इसका स्टीम बना दूं, चाहे मैं इसकी आइस बना दूं, मैं कुछ भी बना दूं, इसका मास मेरा सेम रहेगा, ओनली वेट में चेंज आएगा। कई बार मैंने आपको ये बात बताई है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वॉल्यूम कैन बी चेंज, वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो किसी भी फ्लूइड का, बट यू कैन नॉट चेंज द मास, पर आप मास चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें पता है कि मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने मास को यहाँ पे लिख दिया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस फॉर्मूले को एक बार और एक चीज और यहाँ पे हमको डिस्कस करना जरूरी है। इस फॉर्मूले का एक और रूप होता है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। डेल वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डेल वी लिखना चाहूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 अपॉन V। तो यहाँ पे भी मैं पुट कर दूंगा डेल वी की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं हम, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V हमने लिख लिया, और डेल P को मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 माइनस P1। तो ये फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली इसी फॉर्मूले से बनेगा। चलिए, डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा था मैं, किसका, कंप्रेसिबिलिटी का। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद मुझे क्या पता है कि मेरा जो रो इंटू वी है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि मेरा मास कांस्टेंट है तो रो इंटू वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये मेरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक। चलिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डीवी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डीएस इक्वल्स टू 0। इसको उठा के मैं इस तरफ ले आया, तो रो डीवी माइनस वीडी रो इक्वल्स टू रो डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वीडी। डीवी अपॉन मैंने क्या कर दिया, वी को इधर ले आया, तो डीवी अपॉन वी इक्वल्स टू डी रो अपॉन रो। अब मुझे पता है कि मेरा डीवी अपॉन वी जो है वो मेरे कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले में भी यूज होता है। क्या होता है मेरा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला मेरा होता है माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी डिवाइडेड बाय डीपी। तो या मैं डीवी अपॉन वी की जगह क्या मैं डीएस अपॉन रो भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी, यहाँ पे जो मेरा माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी था, यहाँ पे जो माइनस डीवी अपॉन वी था, मैंने यहाँ पे डेल रो अपॉन रो लिख लिया। तो मेरा जो नया फॉर्मूला मुझे डेंसिटी के रिलेशनशिप के साथ निकला कंप्रेसिबिलिटी का, वो मुझे ये निकल कर आया कि बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डीपी। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट you will be getting when you wanted to relate density with your compressibility। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ compressibility। तो compressibility is a function of density। तो we can
we can conclude that density is a not density, compressibility is a function of density. Compressibility is a function of density. तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो किसका फंक्शन है? डेंसिटी का फंक्शन है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब मुझे अगर ये पता चल गया कि मेरा डेंसिटी जो है अगर वो प्रेशर का फंक्शन हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अगर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन हुआ, दैट मीन्स प्रेशर मेरा कंप्रेसिबिलिटी का फंक्शन हो जाएगा। तो अगर ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे, डेंसिटी और प्रेशर, तो यानी कि प्रेशर और आपका कंप्रेसिबिलिटी भी रिलेट करेगा। तो फिर उसका मतलब यह है कि आपकी कंप्रेसिबिलिटी फिर जीरो नहीं हो सकती। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, यानी फ्लूइड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इफ एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए पहले, तो आपको क्लियर होगा और अच्छे से। इफ compressibility of fluid will be, या if compressibility of fluid is equals to 0, if compressibility of the fluid is equals to 0, that means fluid is incompressible. Fluid is incompressible. तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्लूइड है वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। क्लियर? तो अगर आपके डेंसिटी तो आपके कंप्रेसिबिलिटी जो है अगर वो 0 है, तो दैट मीन्स आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। अगर मैं इसको कंप्रेसिबिलिटी इसकी 0 है, दैट मीन्स मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ तो ये इनकम्प्रेसिबल है ना, वही यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि अगर आपकी डेंसिटी जो है वो फंक्शन है किसका? अगर आपकी डेंसिटी जो है वो फंक्शन है किसका? प्रेशर का। तो दैट मीन्स आपका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो 0 नहीं हो सकती, और अगर कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं हो सकती तो फ्लूइड कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डेंसिटी और प्रेशर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दैट मीन्स कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर का फंक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई, और यानी कि फ्लूइड आपका कैसा हो गया? इनकम्प्रेसिबल हो गया। ठीक है, तो इफ डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, फ्लूइड इज compressible. If density is not function of the pressure, then fluid is incompressible. तो ये वाली चीजें आपको याद रखना काफी जरूरी है। क्लियर? अब जो मेरा बल्क मॉडुलस है, ठीक है, और जो कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी का लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग जैसा कंप्रेसिबिलिटी है उसी का उल्टा, ठीक उसका अपोजिट क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ कंपैक्टनेस, कितनी इजी से इजीली आप किसी चीज को कंपैक्ट कर पा रहे हो, दैट विल बी नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। पर कितनी मुश्किल से आप किसी चीज को कंप्रेस कर पा रहे हो, दैट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल विल बी योर बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू वीकनेस। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल का बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। अगर इस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, तो मैं इसको कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश कर लूं, ये कंप्रेस नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते थे क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस। पर बल्क मॉडुलस उल्टा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट किया जाता है बीटा से, और बल्क मॉडुलस को डिनोट किया जाता है के से। तो K इक्वल्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज बल्क स्ट्रेन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी को मुझे बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था मेरा? कंप्रेसिबिलिटी मेरा होता था डेल वी अपॉन वी डिवाइडेड बाय डेल पी, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये मिल जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी डिवाइडेड बाय वी, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा मेरा
ऊपर चला सकता है v, है ना, और सामने रहेगा माइनस। खैर यहाँ पे माइनस से हम डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमारी कम नहीं हो रही है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी में तो हमारी वॉल्यूम कम हो रही थी इसलिए हम माइनस रखते थे, पर यहाँ पे हमारी वॉल्यूम कम नहीं हो रही है तो माइनस साइन हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स का। चलिए, तो यहाँ तक तो चीजें मुझे लगता है क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी डेंसिटी के साथ रिलेट करा दिया बड़े आसानी से। कैसे रिलेट करा दिया? k इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। तो 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी यानी मैंने अभी डेंसिटी के साथ रिलेट किया था कंप्रेसिबिलिटी को, राइट। तो उसी तरीके से अब मैं कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट कर सकता हूं, सॉरी, बल्क मॉडुलस को रिलेट करवा सकता हूं डेंसिटी से। तो वहां पे मुझे क्या मिला था? वहां पे मुझे कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू मिला था डेल रो अपॉन रो इनटू डेल पी। उसको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा? रो इनटू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल रो, विच विल बी इक्वल्स टू योर बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। और यहाँ पे हमारा बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप भी समझ में आ गया, क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। कंप्रेसिबिलिटी, कितनी आसानी से आप किसी चीज को कंप्रेस कर पा रहे हो, जैसे मैंने आपको पेपर का एग्जांपल देके बताया था। वेयर एज योर बल्क मॉडुलस इज समथिंग लाइक कितना मुश्किल से आप किसी चीज को कंप्रेस कर पा रहे हो, जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना कम वो कंप्रेसिबल होगा, ठीक। तो दीज आर द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर for your examination, like what is bulk modulus, what is compressibility, what is the relationship between bulk modulus and compressibility, and how you can relate the bulk modulus and compressibility, how they are related to density, what are their different formulas। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आखिरी में मैंने सम अप भी करूंगा आपके लिए इसको, ठीक है, पूरे को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा आता है आइसोथर्मल कंडीशन और एडियाबैटिक कंडीशन। अब नाउ व्हाट इज आइसोथर्मल कंडीशन एंड व्हाट इज एडियाबैटिक कंडीशन? Isothermal condition is condition when temperature remains constant throughout the process। जब आपका जो टेम्परेचर है it is constant throughout your process, then it is known as your isothermal compressibility, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं PV इक्वल्स टू, जो हमारी आइडल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है? PV इक्वल्स टू MRT या PV इक्वल्स टू NRT भी बोलते हैं हम कई बार। तो दिस इज योर आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जब आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू MRT, M इज योर क्वांटिटी ऑफ गैस होता है वैसे तो, ठीक है, पर यहाँ पे क्वांटिटी अब हमारी सिर्फ हम यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं। तो क्वांटिटी यानी कि आपका मास, मैंने शुरुआत से आपको क्लियर करके रखा है कि मास इज योर क्वांटिटी एंड वेट इज योर फोर्स, है ना, वो बेसिक था इसलिए शुरू में भी हमने उसको डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ P इक्वल्स टू डेंसिटी, P इक्वल्स टू मास इंटू R इंटू टी। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। देन योर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया ये? क्योंकि यहाँ पे PV इक्वल्स टू MRT है, तो यहाँ से एक वॉल्यूम में नीचे ले आया ना, ये वॉल्यूम में यहाँ ले आया। वॉल्यूम में जब यहाँ पे ले आया तो M अपॉन V बन गया, और M अपॉन V क्या होता है? आपका डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट करता हूँ रो से, तो ये रो RT, P इक्वल्स टू रो RT बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि मेरा PV इक्वल्स टू MRT था। वॉल्यूम को मैं साइड ले आया तो मास अपॉन वॉल्यूम मेरा डेंसिटी बन गया, तो P इक्वल्स टू रो इंटू RT बन गया, सिंपल है। अब रो की अगर मैं इसको रो के रिस्पेक्ट में लिख लूं तो रो के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? P डिवाइडेड बाय RT। रो के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? P डिवाइडेड बाय RT। दिस इज आल्सो क्लियर, राइट। P डिवाइडेड बाय RT इज आल्सो क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आई एम डिफरेंशिएटिंग माय इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। चलिए इसको नहीं लेते हैं नाम, नीचे नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, दिया हुआ हमने। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आपका डेंसिटी इक्वल्स टू P इंटू RT है। अगर आप डेंसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो क्या हो जाएगा? वो रो का क्या हो जाएगा? डेल रो, और विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं तो डेल P, तो डेल रो अपॉन डेल P। P का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ही कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय RT कांस्टेंट था तो RT का RT रह गया, क्लियर है। अब मैंने एक इक्वेशन देखी थी, ये इक्वेशन मुझे कुछ देखी सी लग रही है। डी रो अपॉन डेल P मैंने कहीं पे देखा है, कहाँ पे देखा है? ये मैंने देखा है कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन में। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये, बस यहाँ पे एक जन मिस है, वो है डेंसिटी। तो आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी को इधर ले जाओ, तो बीटा इंटू
आपका डेंसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन RT। यहाँ पे मैंने क्या किया, dp अपॉन d rho की जगह क्या लिख दिया, बीटा इंटू एस लिख दिया, बीटा इंटू डेंसिटी लिख दिया, बीटा इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन RT। क्लियर है, डेंसिटी को नीचे भेज दीजिए तो 1 अपॉन रो RT, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो RT। ये रो 1 अपॉन रो RT, ये रो RT मुझे देखा देखा सा लग रहा है, इसको मैंने कहीं पे देखा है, कहाँ पे देखा है इसको मैंने, कहीं पे तो इसको देखा है। ये तो मेरा प्रेशर होता है, ये तो मेरा प्रेशर होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको, दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। इसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 देंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं रो आर टी इक्वल्स टू प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो रो आर टी आपका किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो बीटा का मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 अपॉन डेंसिटी इंटू डेल पी अपॉन सॉरी डेल रो अपॉन डेल पी, डेल रो अपॉन डेल पी। तो ये आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे रो आर टी, तो मेरे को यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल गई, मुझे इक्वेशन मिल गई कि मेरा जो टेम्परेचर, मेरा जो प्रेशर है और मेरा जो कंप्रेसिबिलिटी है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो compressibility and pressure are inversely proportional to each other but only in the case of isothermal condition। पॉइंट क्या याद रखना है कि टेम्परेचर आपका compressibility and pressure are inversely proportional to each other, they are inversely proportional to each other but only in the case of your pressure। ठीक है, किस केस में, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेशर के केस में। क्लियर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि बीटा आइसोथर्मल इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रेशर एंड आई नो दैट बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आई कैन से दैट बल्क मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर in the case of isothermal condition। तो K isothermal is directly proportional to pressure and beta isothermal is inversely proportional to pressure। ठीक है, ये क्लियर है हमको किस तरीके से आया। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान था, हमने PV इक्वल्स टू एनआरटी लिया, वॉल्यूम को नीचे भेज दिया, वॉल्यूम को नीचे दे दिया तो मास अपॉन वॉल्यूम मेरा डेंसिटी बन गया। डेंसिटी को फिर मैंने क्या किया, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को बना के प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे डी रो अपॉन डीपी मिल गया जो कि बीटा इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। बीटा इंटू डेंसिटी लिख दिया, डेंसिटी को जब मैं वापस लेके आया तो रो आर टी मेरा प्रेशर के बराबर होता था, तो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रेशर के बराबर हो गया। सिंपल है एकदम। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी आइसोथर्मल हो गई हमारी। आपको मैं बताता हूं एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जब आपका कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा, एडिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख सकते थे बीटा आइसो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते थे बीटा एडिया। बीटा एडिया, ठीक है, तो बीटा एडियाबैटिक कंडीशन यानी कि व्हेन नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब आपका कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है हीट का, अगर ये आपका सिस्टम है और ये आपका अगर सराउंडिंग है, तो यहाँ तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कोई हीट जा रही है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ कोई हीट जा रही है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग देन इट इज नोन एज योर एडियाबैटिक कंडीशन। अब मुझे एडियाबैटिक कंडीशन में एक मुझे रिलेशनशिप पता होता है कि P इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मेरा रिलेशनशिप होता है फॉर एडियाबैटिक कंडीशन।
P इंटू V की पावर गामा। P क्या है आपका? प्रेशर होता है, V आपका वॉल्यूम होता है, और गामा आपका रेशियो होता है। गैस की अलग अलग गैसेस का रेशियो होता है आपका गामा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम की जगह मुझे पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि P इंटू मास को मैं डिनोट करता हूं m से, और डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूं किससे, गामा से, सॉरी रो से। इसकी पावर हो जाएगी गामा डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड में कुछ नहीं आएगा, देखिए यहां से हम क्या ले रहे हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी, तो वो रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी रखना पड़ेगा वॉल्यूम की जगह। तो P इंटू मास मेरा हो गया m, और डेंसिटी मेरा हो गया रो, इसकी पूरे की पावर क्या हो गई गामा, इक्वल्स टू कांस्टेंट। वी नो दैट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमें पता है कि मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो m की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, m की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं, m की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है अगर, तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि P इंटू P डिवाइडेड बाय रो की पावर गामा भी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपका मास की पावर गामा कांस्टेंट है तभी तो पूरी टर्म मिला के कांस्टेंट बनेगी ना। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म भी तो कांस्टेंट होगी, तभी तो जाके पूरा कांस्टेंट बन रहा है, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ही कांस्टेंट होगा। तो अगर m की पावर गामा जो है मेरा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बची वाली टर्म भी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, बची वाली टर्म भी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे मिल गया कि P अपॉन रो की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, P इंटू रो की पावर माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और मैं कर देता हूं इसको डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो x की पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस y इंटू एक्स की पावर माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, x की पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस गामा सामने आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, रो इंटू माइनस वन से एक पावर और माइनस वन होगी। ठीक, रो इंटू माइनस वन से एक पावर और माइनस वन होगी, तो ये हो गया इंटू, अब रो का करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल रो। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस सेकंड फंक्शन में करेंगे तो पहला फंक्शन तो मेरा सेम रहेगा, रो इंटू माइनस वाई तो मेरा सेम रहेगा, और डी पी का क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगर मेरा x की पावर माइनस वाई है तो माइनस वाई बाहर आ जाएगा, x की पावर में क्या आएगा, माइनस वाई माइनस वन, है ना। अगर एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 2x आता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली टर्म सामने आ गई, और एक्स स्क्वायर में से हमने माइनस वन किया, है ना, तो ये क्या बच गया, 2x बचा। तो वही किया ना हमने यहाँ पे भी। ठीक, अब यहाँ पे ना एक चीज और करेंगे हम, है ना, डिफरेंशिएशन मुझे लगता है आपको आता होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, p इंटू गामा रो की पावर माइनस गामा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो की पावर माइनस वन। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू डेल रो लिख सकता हूँ, इंटू डेल रो लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस रो की पावर माइनस गामा डेल पी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से डेल रो कॉमन ले लूंगा, डेल रो इंटू माइनस गामा, रो इंटू रो की पावर माइनस गामा कांस्टेंट दूंगा, तो माइनस पी इंटू गामा डेल रो
डिवाइडेड बाय रो प्लस डेल पी बचेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये पी इंटू गामा डेल रो, और इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 अपॉन गामा, सॉरी 1 अपॉन डेंसिटी, है ना, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो, है ना, गामा नहीं 1 अपॉन रो। तो जब मैंने इसको इधर ले जाके मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना यहाँ पे, ये तो हमारा 0 हो चुका होगा ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया होगा। तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा p माइनस ऑफ p इंटू डेल रो डिवाइडेड बाय रो, है ना, ये मिल रहा है मुझे। माइनस ऑफ p इंटू गामा भी एक रहेगा साथ में, इंटू गामा, एक गामा है यहाँ पे, ठीक, प्लस डेल p, प्लस डेल p इक्वल्स टू 0। तो डेल p को उधर ले जाता हूँ, तो माइनस p इंटू डेल रो अपॉन इंटू गामा डिवाइडेड बाय रो इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल पी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डेल पी इधर चला गया मेरा। अब मैं डेल पी के साथ ये भी इधर ले जाता हूँ, तो माइनस यहाँ पे p इंटू गामा बस रहने देता हूँ, ये मेरा रो हो गया, ये मेरा डेल पी हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डेल रो हो गया। ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है, ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तो देखा था मैंने इसको, कहाँ देखा था, मैंने इसको देखा था p इंटू गामा, मैंने देखा था इसको, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, लिख सकता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था, कंप्रेसिबिलिटी होता था डेल रो अपॉन डेल पी इंटू 1 अपॉन रो, उल्टा है इसका, ठीक है। या मैं, चलिए ये भी नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे इसको लिख सकता हूँ, पी गामा इक्वल्स टू के बल्क, बल्क मॉडुलस लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P इंटू गामा इक्वल्स टू के, ये तो के का फॉर्मूला है, और के कौन सा, एडिया, ठीक है। वो मुझे क्या दे रहा है, दैट मीन्स P इंटू गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा एडिया, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेट किया था कि के आइसोथर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, के एडियाबैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू गामा, ठीक है। एंड आपका जो बीटा है एडियाबैटिक, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू गामा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो यहां तक मुझे क्लियर है। तो यही मेरा हो जाता है पूरा एडियाबैटिक का केस। तो अब मैं एक समरी लिख देता हूं आपको, यहाँ पे समराइज कर लेते हैं हम इसको, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। समरी लिख लेते हैं हम, ताकि याद करने में हमें क्या रहे, आसानी रहे। क्या समरी हो गई हमारी, हमारी समरी हो गई कि बीटा इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, जिसको मैं लिख सकता हूं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल V डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय डेल P, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रो डेल रो अपॉन डेल P। तीन फॉर्मूले मुझे पता है, और यहां से मुझे ये भी पता चला कि जो मेरा K होता है वो 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी बल्क मॉडुलस इज इनवर्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। और मुझे ये पता चला कि के एडिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर इनटू गामा है, एंड आपका जो के आइसोथर्मल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। सिंपल है। तो ये आप समराइज करके इसको हम यहाँ से कवर कर सकते हैं, खत्म हो गया हमारा ये, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, यहाँ तो मुझे लगता नहीं, बहुत आराम से हमने डिटेल में इसको कवर किया है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेशन, दैट विल बी योर वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, ठीक है। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, देन हम कैविटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम, गलत स्पेलिंग लिखी हमने यहाँ पे, पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं।
तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है प्रेशर exerted by pressure exerted by pressure exerted by vapors, pressure exerted by vapors on the surface of liquid, on the surface of liquid at equilibrium condition. खैर equilibrium condition is not important, important मतलब है क्योंकि जब भी हमको मेजर करना होता है तो सिर्फ हम equilibrium condition पे ही मेजर कर पाते हैं, पर अभी हमारे लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर एक तरीके का प्रेशर होता है जो कि वेपर्स लगाते हैं कहाँ पे? लिक्विड के सरफेस पे। अब ये क्या चीज है ना? तो देखिए इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं? ये आपका कोई सरफेस है, मान ले मतलब ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या था? वाटर था। ये वाटर का सरफेस है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इससे जो है हमने जब इसको हीट किया, ठीक है, हमने नीचे से क्या दिया? हीट दिया इसमें, नीचे से हमने इसमें हीट दिया। तो जब हमने इसको हीट किया तो इसके अंदर से क्या निकले? वेपर्स निकले, ठीक, इसके अंदर से वेपर्स निकले। और अगर ये वेपर वापस से आके, ये वेपर्स अगर वापस से आके मेरे लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाएं? प्रेशर लगाएं, तो इस प्रेशर को ही मैं क्या बोल देता हूं? वेपर प्रेशर बोल देता हूं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ये मेरा लिक्विड का सरफेस है। क्लियर है? वैसे ज्यादा कठिन तो नहीं है ना? मैंने क्या लिया, मेरा कोई लिक्विड था, उसमें से वेपर्स क्रिएट हुए और वेपर्स ऊपर जाने की जगह वापस आके जब मेरे सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे ही प्रेशर लगाने लगे, तो मैं क्या बोलूंगा? उसको वेपर प्रेशर बोलूंगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? अगर मेरा नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं, अगर नॉर्मल मेरा इस तरीके से, मेरा एक कंटेनर है, कंटेनर व्हाइट होना चाहिए हमारा, ये अगर मेरा कंटेनर है और इसके अंदर अगर लिक्विड है, ठीक है, और मान लीजिए इसके अंदर लिक्विड है, दिस इज माय कंटेनर, और कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड है, और मान लीजिए अभी मैंने कुछ यहाँ पे गरम वरम नहीं किया, यहाँ पे इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, ऊपर लिक्विड के हमारे क्या है? मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से चली हवा, ठीक है, तो ये जो हवा है ये मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आप ले जाएगी उड़ा के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उड़ा के ले जाएगी। इसको मैं बोलूंगा इवेपोरेशन, इसको क्या बोलूंगा? इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन को अगर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा तो मैं कर सकता हूं कि वेपर, जब क्या हो आपके वेपर वेपोरेट हो जाएं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, स्पेलिंग वेपर की गलत है पर अब आप समझ जाइएगा ना, PORE होता है पर आदत है। तो ये आपका हो गया इवेपोरेशन, ठीक। पर मुझे क्या होगा? इवेपोरेशन से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो वेपर प्रेशर समझना है, और वेपर प्रेशर के लिए क्या होगा? लिक्विड को घूम के ये ऊपर नहीं निकलना है, वापस आके मेरे लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाना है। तो उसके लिए मेरा जो सरफेस होना चाहिए, जो मेरा चैम्बर होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड, माय चैम्बर शुड बी लाइक दिस। तो अब इसका, इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और अब यहाँ से अगर वेपर, मेरे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर अब ये इवेपोरेट होते हैं, मेरे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं अगर अब ये इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ टकरा के वापस आएंगे, और वापस आने के बाद ये क्या करेंगे? मेरे लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस कंडीशन पे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस कंडीशन पे जो प्रेशर होगा, दिस विल बी माय वेपर प्रेशर। इस कंडीशन प्रेशर होगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर बोलूंगा, ठीक है। कब हुआ? इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कब मेरा लग रहा है ये क्या है? मेरा क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, ओपन में काम नहीं हो पा रहा था। ओपन में क्या हो रहा था कि इवेपोरेशन हो जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया तो वापस से मेरा जो
वेपर्स हैं वो मेरे लिक्विड पे आके ही प्रेशर लगा पाए, तो मुझे यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई कि वेपर प्रेशर ओनली एग्जिस्ट इन द क्लोज्ड कंटेनर। वेपर प्रेशर ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जब मेरा कंटेनर क्लोज होगा तभी मेरा वेपर प्रेशर लगेगा। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर का कोई केस ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो लिक्विड है वो बाहर चला जाएगा, वापस से आके सरफेस पे प्रेशर को एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है मुझे इसको मेजर करना है। आई नीड टू मेजर दिस प्रेशर, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेजर, मतलब बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए प्रेशर को इस कंडीशन पे मेजर करना। तो मुझे चाहिए कैसी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, ये वेपर प्रेशर हम कब मेजर कर पाएंगे। तो दिस वेपर प्रेशर कैन ओनली बी मेजर्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये मान लीजिए आपका लिक्विड का सरफेस है और यहाँ से आपका लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। तो जो जितना आपका इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जितना आपका इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही आपका क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो जा रहा है। अब आप बोलोगे कंडेंसेशन कैसे हो रहा होगा? कंडेंसेशन ऐसे हो रहा होगा कि जब ये वेपर्स हैं वो ठंडे ठंडे लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहे होंगे, तो वो किस में वापस कन्वर्ट हो जा रहे होंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जा रहे होंगे। जो आपका गरम गरम भाप है जब वो वापस ठंडे ठंडे लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ओनली, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो व्हेन evaporation when evaporation, जब क्या होगा, इवेपोरेशन जो होगा, इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा किसके, कंडेंसेशन के। व्हेन इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल्स टू कंडेंसेशन, तो इसी पॉइंट पे मेरा जो वेपर प्रेशर है उसको मैं मेजर कर पाऊंगा। इसी पॉइंट पे मैं वेपर प्रेशर को मेजर कर पाऊंगा, अनलेस मैं वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाऊंगा, अनलेस मैं अपने वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर मेजर्ड एट दिस कंडीशन known as वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, सैचुरेशन प्रेशर। इसी को हम बोल देते हैं सैचुरेशन प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर। क्लियर, समझ में आया कि क्या कब मेजर कर पाएंगे, होता क्या है वेपर प्रेशर, किस तरीके से मेजर किया जाता है, व्हाट इज योर सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज योर सैचुरेशन टेम्परेचर। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इस ये करने के लिए हमें हीट अप्लाई करनी पड़ती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज हमें हीट अप्लाई करनी पड़े, पर फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें हीट अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो पहला क्राइटेरिया वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर से हमको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक हमें वेपराइजेशन समझना पड़ेगा, एक हमें इवेपोरेशन समझना पड़ेगा और एक हमें बॉइलिंग समझनी पड़ेगी। अगर ये तीन फिनोमेना हम समझ गए तो फिर हम कैविटेशन भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, एक एक करके तीनों चीजें देखते हैं। इवेपोरेशन देखते हैं, फिर आपका बॉइलिंग देखते हैं और फिर आपका वेपराइजेशन देखते हैं। तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होगा कि जब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, व्हेन प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड को हम क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। इट इज ग्रेटर देन योर वेपर प्रेशर। ठीक है, ग्रेटर देन किसके, आपके वेपर प्रेशर के। लिख दिया यार, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब ये किसके ज्यादा है, वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, नॉर्मल आपका ये लिक्विड है, इसमें आप बाहर निकल के गैस, मतलब जो स्टीम है वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरा क्या, वेपर प्रेशर मुझे क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट होता है मेरा बॉइलिंग।
नेक्स्ट आता है क्या, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है कि जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है, जो आपका प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसके बराबर भी हो जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड which is also known as P atmospheric, जो कि मेनली सरफेस पे कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा होगा ना मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू। मेनली हमारे लिए यहाँ पे इक्वल टू भी चलेगा, सिर्फ अगर इक्वल टू होगा तो भी चलेगा। वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाएगा तो लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा। अगर आपका वेपर प्रेशर के बराबर भी हो जाएगा तो लिक्विड जो है वो बॉयल करने लगेगा, ठीक है, द लिक्विड विल बी बॉइलिंग। लिक्विड जो है वो बॉयल करने लगेगा व्हेन योर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर। तो दिस इज द पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पे ये ग्रेटर भी हो जाएगा तो भी बॉइलिंग ही होगी ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर है कि जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड हमारा बॉयल करने लगेगा। सरफेस पे देखिए क्या होता है, देखिए बड़ा आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज योर सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड यू आर अप्लाइंग हीट फ्रॉम, आपने हीट अप्लाई किया, राइट। सो द सरफेस ऑफ द लिक्विड है आपका और आपने हीट अप्लाई किया, तो यहाँ से जो स्टीम है वो बनना शुरू करेगा। तो जब आप देखते होंगे शुरुआत में जब स्टीम निकलती है पानी से, तो वाटर का जो सरफेस होता है इट इज वेरी स्टैग्नेंट, काफी ठहराव जैसा होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है काफी ठहरा हुआ होता है। एक पॉइंट जब ऐसा आता है कि ऊपर से जब प्रेशर उसके लगता है, ये जो आपके स्टीम गए, स्टीम जहीं जा नहीं पाए और वो वापस आके जब इस पे प्रेशर लगाते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे बुलबुले बनने लगते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर भूचाल आ जाता है। वो आपने देखा होगा जब बहुत तेज खौलता है पानी तो बहुत सारे बुलबुले बनते हैं। तो दैट इज नोन एज योर बॉइलिंग कंडीशन, एंड वहां पे आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है आपके या बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब बात आती है कि वेपराइजेशन क्या होता है। तो वेपराइजेशन इज समवॉट सिमिलर टू बॉइलिंग ओनली, पर ये एक तरीके की कंडीशन है। वेपराइजेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो एक तरीके की कंडीशन होती है एट विच, इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन एट विच, जहां पे आपका जो अमाउंट होता है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है सेम अमाउंट ऑफ गैस में, या सेम अमाउंट ऑफ जो आपका स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाता है सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सेम अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। व्हेन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड get converted into same amount of vapor, the condition is called vaporization. The condition is called vaporization. इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कंडीशन बोलते हैं। तो इट इज क्लियर फ्रॉम एयर दैट व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज वेपराइजेशन, सब चीजें क्लियर है हमारी। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक है आपका कैविटेशन। द लास्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इन दिस और दिस इन दिस यूनिट इज द कैविटेशन। काफी आसान है कैविटेशन समझना, ठीक है, कैविटेशन समझना काफी आसान है। मान लीजिए ये आपका, ये रहा, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका वाटर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपका प्रेशर लो है, लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर रीजन है, यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर ये कंडीशन होगी जब आपका वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स बनने लगेंगे, बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, और बॉइलिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बबल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं और हाई प्रेशर जोन पे पहुंचते हैं, ये हाई प्रेशर जोन पे जब ये पहुंचते हैं
जहां पे आपका P एटमॉस्फेरिक जो है वो ग्रेटर होता है P वेपर प्रेशर से, उस कंडीशन पे जाके ये बबल आपके बस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बबल जो है वो बस्ट हो जाते हैं और इसी बस्टिंग के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी बस्टिंग के फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? कैविटेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो व्हेन आपका जो लिक्विड है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जोन, तो लो प्रेशर जोन में उस पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड व्हेन दीज बबल ट्रेवल्स टू हाई प्रेशर जोन, जहां पे आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये बबल्स बस्ट हो जाते हैं। इस बबल के बस्ट होने की वजह से जो आसपास का सरफेस होता है वो कोरोड हो जाता है और दिस होल फिनोमेना इज नोन एज कैविटेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैविटेशन में। क्या होता है वो? जब आपका लिक्विड ट्रेवल करता है ना, यहाँ पे जब मान लीजिए बबल हो गया, यहाँ पे प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बबल फॉर्म हो गया, लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमारा एक बबल फॉर्म हो गया है। ठीक है, काफी सारे बबल फॉर्म हो गए हमारे पे और ये मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक इम्पेलर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इम्पेलर लगा हुआ है और जब ये वाटर यहाँ से ट्रेवल करके इम्पेलर के ऊपर ये बबल्स स्ट्राइक करेंगे ना, ये बबल्स यहाँ पे जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ का जो सरफेस है ये इरोड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुका है? हमारा एक हाई प्रेशर जोन बन चुका है। यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन चुका है जिसकी वजह से सरफेस जो है वो इरोड हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये बबल फॉर्म ना हुए, ये बबल्स फॉर्म ना हुए, तो आपको यहाँ पे एक मेंटेन करके पढ़ना रखना पड़ता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अगर आप क्रिएट, नेट पॉजिटिव अगर सक्शन प्रेशर, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अगर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा और आपका बबल वहां पे फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये मेंटेन करके नहीं रखा तो बबल फॉर्म होगा और आप खुद बताइए, बबल फॉर्म हो गया और जब ये पट जाके बहुत तेजी से जाके इम्पेलर से टकराएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर बम्बार्ड करेंगे, वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बम्बार्ड करेंगे, लगातार वो वहां पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे इरोजन होने लगेगा एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज योर कैविटेशन। इसी कंप्लीट फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब लिख लेते हैं डेफिनेशन फॉर्म में। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पूरा हम डिफाइन कर देते हैं इसको कि व्हेन लिक्विड इन अ फ्लोइंग सिस्टम, लिक्विड इन अ फ्लोइंग सिस्टम, लिक्विड इन अ फ्लोइंग सिस्टम when subjected to, when subjected to low pressure which becomes या तो वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए या वेपर प्रेशर के बराबर ही हो जाए तो भी फॉर्मेशन ऑफ बबल यानी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, तो which becomes equal to or less than vaporization pressure, equal to or less than vaporizing pressure, equal to or less than vaporizing pressure starts to vaporize or form bubble, starts to vaporize और फॉर्म बबल। ठीक है, स्टार्ट करने लगेगा वो वेपराइज होने में और बबल आपके फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि आपका जो पी एटमॉस्फेरिक है वो ग्रेटर नहीं, लेस है किससे? वी वेपर से, वेपर प्रेशर से। तो यहाँ पे जो वीपी है वो आपका ग्रेटर हो गया या बराबर हो गया किसके? पी एटमॉस्फेरिक के, ये हम यहाँ पे
इतने बड़े भाषा में हमने ये क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि these bubbles are carried away, these bubbles are carried away। तो ये बबल्स क्या होते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, कहां पे, बाय फ्लोइंग वाटर इनटू अ बाय फ्लोइंग वाटर इनटू अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इनटू अ या इनटू द हो गया यहाँ पे, इनटू द रीजन ऑफ हाई pressure, into the region of high pressure, starts to vaporize or form bubble, क्या होता है हाई प्रेशर में जब जाते हैं तो क्या होगा, ये बस्ट होंगे ना, वेपर तो बन चुका है, वेयर दे कोलैप्स गिविंग राइज टू हाई इंपैक्ट प्रेशर, दे कोलैप्स गिविंग हाई राइज टू giving rise to high impact pressure, giving rise to high impact pressure, ठीक है। this impact pressure developed by collapsing bubble is so high that material from adjoining boundaries get eroded, that materials from adjoining boundaries get eroded, adjoining boundaries get eroded, जो मटेरियल है एडजॉइनिंग बाउंड्रीज का वो क्या होने लगेगा, इरोड होने लगेगा, एंड कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन देम, and cavities are formed on them, and this phenomena is called, then this phenomenon is called cavitation। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। तो इट इज क्लियर दैट व्हाट इज कैविटेशन एंड हाउ वी कैन फाइंड द कैविटेशन, किस तरीके से हम कैविटेशन को फाइंड कर सकते हैं या क्या होता है कैविटेशन। तो जब आपका मान लीजिए आपका फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम था तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे ज्यादा हो गया, इस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, इस पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे कुछ बबल बन गए। अब ये पानी तो फ्लो कर रहा है, तो ये बबल फ्लो करके आ गया है, इधर पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ज्यादा था वेपर प्रेशर से, तो इतने हाई प्रेशर की वजह से वो बबल सस्टेन नहीं कर पाए, और मैंने आपको बताया था कि जब आउटर प्रेशर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है तो बबल कोलैप्स कर जाएगा, यही हम सरफेस टेंशन में भी पढ़ रहे थे। तो बबल यहाँ पे कोलैप्स कर गया, कोलैप्स हुआ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो सरफेस था वो इरोड होने लगता है, वहां पे छोटी छोटी गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढे को हम कैविटीज बोलते हैं। तो इसी होल प्रोसेस को हम कैविटेशन बोलते हैं। और जब आपके ये प्रोपेलर पे लगते हैं तो प्रोपेलर पे भी यहाँ पे ये काफी ज्यादा हाई इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोपेलर का जो सरफेस है वो इरोड हो जाता है और इसको हम कैविटेशन बोल देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैविटेशन, वेपर प्रेशर एंड योर आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही है, एक बार चीजों को रिवाइज करेंगे और सेशन को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले किसके बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी इज अ फेनोमेना, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एक तरीके का ईज ऑफ कंप्रेशन, कितनी आसानी से किसी चीज को आप कंप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज योर कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन वी डिवाइडेड बाय डेल पी। माइनस इसलिए रहेगा क्योंकि बड़े से छोटी चीज हो रही है, किसी चीज को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए सामने माइनस आता है। हमने इसको रिलेट किया प्लस के साथ। बल्क मॉडुलस इज योर इनवर्स ऑफ योर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और इसके साथ हमने रिलेशनशिप डेंसिटी का एस्टैब्लिश किया, तो हमको ये पता चला कि डेंसिटी जो है वो फंक्शन है किसका, कंप्रेसिबिलिटी का। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड इनवर्स ऑफ योर डेंसिटी इज योर बल्क मॉडुलस। यहाँ पे हमने बल्क मॉडुलस नहीं लिखा क्या, ठीक है। अगर आपका जो डेंसिटी है वो फंक्शन है किसका, प्रेशर का, दैट मींस आपका फ्लूइड जो है वो कंप्रेस होगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी कम या ज्यादा होगी, यानी फ्लूइड आपका कंप्रेस होगा। लेकिन अगर आपका डेंसिटी और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट मींस योर फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। पूछा जाता है एग्जाम में। बल्क मॉडुलस इनवर्स ऑफ डेंसिटी यानी कि बल्क स्ट्रेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि अपना डेल पी अपॉन वी, जिसको हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था डेंसिटी के साथ। तो बीटा इक्वल्स टू क्या मिला था हमको, डेल रो अपॉन डेल पी इंटू डेंसिटी। तो उल्टा हो जाएगा रो इंटू डेल पी अपॉन डेल पी, रो इंटू डेल पी अपॉन डेल रो, ठीक है। तो डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप हमने यहाँ पे कंक्लूड भी कर लिया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन में भी देख लिया कि कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, और जो आपका बल्क मॉडुलस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। एडियाबैटिक कंडीशन में गामा इंटू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर, एडियाबैटिक कंडीशन, कंप्रेसिबिलिटी सब वगैरह क्लियर हो गया। फिर हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हमारा क्या, वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बात करते हैं, फ्लूइड में नहीं बात करते वेपर प्रेशर की, ठीक है, लिक्विड में ही बात करते हैं। तो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर, दैट इज नोन एज योर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमने समझा सबसे पहले इवेपोरेशन। तो नॉर्मली अगर आपका क्या है कि सरफेस पे वापस नहीं आ रहा लिक्विड के प्रेशर, ऊपर चला जा रहा है वेपर बनके, तो दैट इज नोन एज योर वेपोरेशन। वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, पर इस कंडीशन में, अब तो हमने समझ लिया, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो P एटमॉस्फेरिक होगा वो ग्रेटर होगा किससे, वेपर प्रेशर से। तो ये तो हमको अब क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका क्लोज्ड कंटेनर में होगा, अगर आपका वेपर प्रेशर ग्रेटर देन हो गया P एटमॉस्फेरिक से, तो क्या होने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगा, देन बॉइलिंग विल स्टार्ट, ठीक है। और ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, जिसको मैं बोलता हूं सैचुरेशन प्रेशर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम में होता है दैट इज योर सैचुरेशन प्रेशर, और टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। यानी कि आपका इवेपोरेशन जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, कंडेंसेशन के। इवेपोरेशन इक्वल्स टू कंडेंसेशन। तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इस पॉइंट पे ही हम प्रेशर जो है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा उसको मेजर कर पाएंगे। बाकी कंडीशन में हम वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाते, तो यहाँ पे अब जो प्रेशर होगा इसको हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। इसी कंडीशन में बस कर पाते हैं। इवेपोरेशन क्या हो गया, आपका प्रेशर जब आपका सरफेस पे लिक्विड में जो है वो ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इवेपोरेशन। अगर बराबर हो जाए वेपर प्रेशर और आपका सरफेस पे जो प्रेशर है, या आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। और जितना अमाउंट ऑफ द लिक्विड था सेम अमाउंट वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। देन हमने देखा कैविटेशन। तो कैविटेशन ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब लो प्रेशर रीजन पे आपका लिक्विड होता है, वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है या बराबर हो जाता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वहां पे छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और जब वो आगे जाके हाई प्रेशर जोन में जाते हैं तो वो बस्ट हो जाते हैं, और इसी बस्टिंग के फिनोमेना को हम कैविटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर वहां पे जोन क्रिएट हो जाता है, और आजू बाजू का जो मटेरियल होता है उसको वो इरोड कर देता है, खा जाता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज योर कैविटेशन। क्लियर है, पूरा हमने नोट भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन ईएससी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा, अभी देखिए आपने सारी चीजें पढ़ ली, मेक श्योर एक बार आप इनको रिकैप करें अगले सेशन को अटेंड करने के पहले। अगर हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स बना लें, उसको रिवाइज करें, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पॉज कर सकते हो सेशन को, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आपको बन रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कहीं भी फंस रहा हो तो आप सोल्यूशन देख सकते हो, है ना। अभी हम थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सारे सॉल्व कर पाओगे, सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। आई एम 100% श्योर कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग एजेई के क्वेश्चन ही होंगे वो हमारे, है ना, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। तो आप देखेंगे सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा उससे। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा से ईएससी लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपका एई वगैरह का पेपर है तो उसके लिए एससी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए हम
ESE के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन हो आपका तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड, कीप रिवाइजिंग।